हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने चैनल आज क्लास में। जैसे आपको पता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का क्लास शुरू कर दिया गया है और ये क्लास रोज शाम 6 बजे लाइव चलता है। तो रोज शाम 6 बजे लाइव आप हमसे जुड़ के ये क्लास कर सकते हैं। और आज की इस वीडियो में संस्कृत के 50 प्रीवियस ईयर ऑब्जेक्टिव प्रश्न हम आपको बताएंगे जो बोर्ड एग्जाम 2009 से लेके 2020 तक के परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो एक भी प्रश्न आप स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि ये जो 50 प्रीवियस ईयर ऑब्जेक्टिव प्रश्न है ये बोर्ड एग्जाम 2021 के लिए काफी महत्वपूर्ण है। तो प्लीज आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को ऑल पे भी दबा लीजिएगा ताकि जब भी क्लास हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। तो आइए शुरू करते हैं पहले नंबर प्रश्न से। पहला नंबर प्रश्न है कि काल चक्र के कारण कितने वर्षों तक मध्यकाल में पटना की स्थिति जर्जर रही। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि काल चक्र के कारण कितने वर्ष तक मध्यकाल में पटना की स्थिति जर्जर रही। ए ऑप्शन है 500 वर्ष तक, बी ऑप्शन है 1000 वर्ष तक, सी ऑप्शन है 200 वर्ष तक, डी ऑप्शन है 3000 वर्ष तक। तो यहाँ पर आपको बताना है कि काल चक्र के कारण कितने वर्षों तक मध्यकाल में पटना की स्थिति जर्जर रही। तो 2 वर्षों तक रही, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 2 नंबर प्रश्न की सदा जोड़ एव की संधि क्या होगी। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है 2 नंबर की सदा जोड़ एव की संधि क्या होगी। तो सदैव होगा, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 3 नंबर प्रश्न है कि अशांति से क्या होता है। यहाँ पे आपको बताना है कि अशांति से क्या होता है। ए ऑप्शन है नवनिर्माण, बी ऑप्शन है मानवता का विनाश, सी ऑप्शन है मानवता का कल्याण, डी ऑप्शन है मनुष्यता का उत्कर्ष। तो यहाँ पे आपको बताना है कि अशांति से क्या होता है, तो मानवता का विनाश होता है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण 50 प्रीवियस ईयर ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, तो एक भी प्रश्न आप स्किप मत कीजिएगा। वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा और इसमें से जो भी प्रश्न आपको याद ना हो तो प्लीज आप लोग उसे लिख के जरूर याद कर लीजिएगा। और वीडियो को लाइक नहीं किए तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 4 नंबर प्रश्न की शास्त्र चर्चा करने के लिए कक्षा में कौन प्रवेश करते हैं। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि शास्त्र चर्चा करने के लिए कक्षा में कौन प्रवेश करते हैं। ए ऑप्शन है प्रधानाचार्य, बी ऑप्शन है शिक्षक, सी ऑप्शन है परीक्षक, डी ऑप्शन है तक्षक। तो यहाँ पे आपको बताना है कि शास्त्र चर्चा करने के लिए कक्षा में कौन प्रवेश करते हैं। तो शिक्षक प्रवेश करते हैं, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 5 नंबर प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है। 5 नंबर प्रश्न की आर्य शब्द का क्या अर्थ है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है 5 नंबर की आर्य शब्द का क्या अर्थ है। ए ऑप्शन है श्रेष्ठ, बी ऑप्शन है कुलीन, सी ऑप्शन है दोनों, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि आर्य शब्द का क्या अर्थ है। तो आर्य शब्द का क्या अर्थ होता है, तो श्रेष्ठ भी होता है, कुलीन भी होता है, यानी यहाँ पे दोनों होता है, इसलिए यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 6 नंबर भी प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है कि गंगाए तीरे का समस्त पद कौन सा है। ये भी काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि गंगाए तीरे का समस्त पद कौन सा है, इसमें से आपको बताना है। तो गंगाए तीरे का समस्त पद कौन सा होता है, तो गंगा तीरे होता है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 7 नंबर भी प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है कि संस्कार कितने प्रकार के होते हैं। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये भी कि संस्कार कितने प्रकार के होते हैं। ए ऑप्शन है 7, बी ऑप्शन है 5, सी ऑप्शन है 6, डी ऑप्शन है 9। तो यहाँ पे आपको बताना है कि संस्कार कितने प्रकार के होते हैं। तो संस्कार 5 प्रकार के होते हैं, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 8 नंबर प्रश्न है कि भारतीय जीवन में किस काल से संस्कारों का महत्व चला आ रहा है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये भी कि भारतीय जीवन में किस काल से संस्कारों का महत्व चला आ रहा है। ए ऑप्शन है आधुनिक काल से, बी ऑप्शन है मध्यकाल से, सी ऑप्शन है प्राचीन काल से, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि भारतीय जीवन में किस काल से संस्कारों का महत्व चला आ रहा है। तो प्राचीन काल से ही चला आ रहा है, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 9 नंबर भी प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है।
9 नंबर प्रश्न है कि ऋष्यादि प्रणीत को क्या कहते हैं। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है 9 नंबर कि ऋष्यादि प्रणीत को क्या कहते हैं। ए ऑप्शन है वृतक, बी ऑप्शन है मृतक, सी ऑप्शन है कृतक, डी ऑप्शन है हृतक। तो यहाँ पे आपको बताना है कि ऋष्यादि प्रणीत को क्या कहते हैं, तो कृतक कहते हैं, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 10 नंबर प्रश्न की वनवास प्रसंग में राम सीता लक्ष्मण कहां पहुंचे। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि वनवास प्रसंग में राम सीता लक्ष्मण कहां पहुंचे। ए ऑप्शन है विचित्रकूट, बी ऑप्शन है स्वर्णकूट, सी ऑप्शन है चित्रकूट, डी ऑप्शन है पर्णकूट। तो यहाँ पे आपको बताना है कि वनवास प्रसंग में राम सीता लक्ष्मण कहां पहुंचे, तो चित्रकूट पहुंचे। यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण 50 प्रीवियस ईयर ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, तो एक भी प्रश्न आप स्किप मत कीजिएगा। वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेके अंत तक देखिएगा, क्योंकि ये जो 50 प्रीवियस ईयर ऑब्जेक्टिव प्रश्न है ये बोर्ड एग्जाम 2021 के लिए काफी महत्वपूर्ण है, इसलिए आप लोग वीडियो को शुरू से लेके अंत तक जरूर देखिएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 11 नंबर प्रश्न है कि महाभारत में किस लेखिका का वर्णन मिलता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये भी कि महाभारत में किस लेखिका का वर्णन मिलता है। ए ऑप्शन है गर्गी का, बी ऑप्शन है मैत्रेयी का, सी ऑप्शन है सुलभा का, डी ऑप्शन है यामी का। तो यहाँ पे आपको बताना है कि महाभारत में किस लेखिका का वर्णन मिलता है, तो सुलभा का वर्णन मिलता है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 12 नंबर प्रश्न की जन्म पूर्व कितने संस्कार होते हैं। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि जन्म पूर्व कितने संस्कार होते हैं। ए ऑप्शन है 5, बी ऑप्शन है 4, सी ऑप्शन है 1, डी ऑप्शन है 3। तो यहाँ पे आपको बताना है कि जन्म पूर्व कितने संस्कार होते हैं, तो जन्म पूर्व 3 संस्कार होते हैं, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 13 नंबर प्रश्न की आलसशाला में आग लगने पर कितने लोग नहीं भागे। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि आलसशाला में आग लगने पर कितने लोग नहीं भागे। ए ऑप्शन है 3 लोग, बी ऑप्शन है 5 लोग, सी ऑप्शन है 4 लोग, डी ऑप्शन है 6 लोग। तो यहाँ पे आपको बताना है कि आलसशाला में आग लगने पर कितने लोग नहीं भागे, तो 4 लोग नहीं भागे, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 14 नंबर। ये प्रश्न बोर्ड एग्जाम में मतलब 4-5 बार ये प्रश्न पूछा गया है। यहाँ पे देखिए 14 नंबर प्रश्न की अपना नाम रूप छोड़कर नदियां कहाँ मिल जाती हैं। ये प्रश्न काफी बार बोर्ड परीक्षा में पूछा गया है कि अपना नाम रूप छोड़कर नदियां कहाँ मिल जाती है। ए ऑप्शन है पृथ्वी में, बी ऑप्शन है समुद्र में, सी ऑप्शन है आकाश में, डी ऑप्शन है दूसरी नदी में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि अपना नाम रूप छोड़कर नदियां कहाँ मिल जाती हैं, तो समुद्र में मिल जाती हैं, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 15 नंबर प्रश्न है कि फूलों का अधिक उत्पादन कहां होता था। यह भी काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि फूलों का अधिक उत्पादन कहां होता था। ए ऑप्शन है राजगृह में, बी ऑप्शन है पाटलिपुत्र में, सी ऑप्शन है गया में, डी ऑप्शन है वैशाली में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि फूलों का अधिक उत्पादन कहां होता था, तो पाटलिपुत्र में होता था, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो एक भी प्रश्न आप स्किप मत कीजिएगा। वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेके अंत तक जरूर देखिएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 16 नंबर भी प्रश्न बोर्ड परीक्षा में काफी बार पूछा गया है कि महान से भी महान क्या है। ये प्रश्न 3-4 बार हम देख चुके हैं क्वेश्चन बैंक में कि महान से भी महान क्या है। ए ऑप्शन है आत्मा, बी ऑप्शन है देवता, सी ऑप्शन है ऋषि, डी ऑप्शन है दानव। तो यहाँ पे आपको बताना है कि महान से भी महान क्या है, तो महान से भी महान क्या है, आत्मा है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 17 नंबर प्रश्न की सत्यार्थ प्रकाश किसकी रचना है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि सत्यार्थ प्रकाश किसकी रचना है। ए ऑप्शन है स्वामी दयानंद की, बी ऑप्शन है राधे मोहन ओझा की, सी ऑप्शन है रामस्वरूप शुक्ल की, डी ऑप्शन है गणेश ओझा की।
17 नंबर प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है कि सत्यार्थ प्रकाश किसकी रचना है। तो ये किसकी रचना है, ये स्वामी दयानंद की रचना है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 18 नंबर प्रश्न की रघुवंशम किनकी कृति है। यहाँ पे आपको बताना है कि रघुवंशम किनकी कृति है। ए ऑप्शन है वाल्मीकि की, बी ऑप्शन है तुलसीदास की, सी ऑप्शन है कालिदास की, डी ऑप्शन है माघ की। तो यहाँ पे आपको बताना है कि रघुवंशम किनकी कृति है। तो ये कालिदास की कृति है, इन्हें आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 19 नंबर प्रश्न की आलस कथा पाठ कहां से संकलित किया गया है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि आलस कथा पाठ कहां से संकलित किया गया है। ए ऑप्शन है अग्नि पुराण से, बी ऑप्शन है पुरुष परीक्षा से, सी ऑप्शन है रामायण से, डी ऑप्शन है महाभारत से। तो यहाँ पे आपको बताना है कि आलस कथा पाठ कहां से संकलित किया गया है। तो ये पुरुष परीक्षा से संकलित किया गया है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 20 नंबर प्रश्न की यज्ञवल्क्य की पत्नी का नाम क्या था। ये भी काफी बार बोर्ड परीक्षा में पूछा गया है कि यज्ञवल्क्य की पत्नी का नाम क्या था। ए ऑप्शन है मैत्रेयी, बी ऑप्शन है सुलभा, सी ऑप्शन है देवकुमारी का, डी ऑप्शन है सुमन। तो यहाँ पे आपको बताना है कि यज्ञवल्क्य की पत्नी का नाम क्या था। तो क्या था, मैत्रेयी था, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 21 नंबर प्रश्न की कैमुदी महोत्सव कहां मनाया जाता था। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये भी कि कैमुदी महोत्सव कहां मनाया जाता था। ए ऑप्शन है वैशाली में, बी ऑप्शन है गया में, सी ऑप्शन है पाटलिपुत्र में, डी ऑप्शन है मुजफ्फरपुर में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि कैमुदी महोत्सव कहां मनाया जाता था। तो पाटलिपुत्र में मनाया जाता था, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 22 नंबर प्रश्न की पाटलिपुत्र नगर में क्या प्रसिद्ध है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये कि पाटलिपुत्र नगर में क्या प्रसिद्ध है। ए ऑप्शन है ताजमहल, बी ऑप्शन है गोलघर, सी ऑप्शन है राजमहल, डी ऑप्शन है जल मीनार। तो यहाँ पे आपको बताना है कि पाटलिपुत्र नगर में क्या प्रसिद्ध है। तो गोलघर प्रसिद्ध है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण 50 प्रीवियस ईयर ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, तो एक भी प्रश्न आप स्किप मत कीजिएगा। वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। और ये जो 50 प्रीवियस ईयर ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, ये बोर्ड एग्जाम 2021 के लिए काफी महत्वपूर्ण है, तो प्लीज आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 23 नंबर प्रश्न है कि नरक के कितने दरवाजे होते हैं। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि नरक के कितने दरवाजे होते हैं। ए ऑप्शन है 4, बी ऑप्शन है 3, सी ऑप्शन है 2, डी ऑप्शन है 8। तो यहाँ पे आपको बताना है कि नरक के कितने दरवाजे होते हैं। तो 3 दरवाजे होते हैं, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 24 नंबर प्रश्न है कि स्वामी दयानंद की यहाँ पे देखिए स्वामी दयानंद मूर्ति पूजा के थे। ये भी काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि स्वामी दयानंद मूर्ति पूजा के थे। ए ऑप्शन है समर्थक, बी ऑप्शन है विरोधी, सी ऑप्शन है पक्षधर, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि स्वामी दयानंद मूर्ति पूजा के क्या थे। तो क्या थे, विरोधी थे, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 25 नंबर प्रश्न की अशांति सागर के किनारे कौन दिखते हैं। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये कि अशांति सागर के किनारे कौन दिखते हैं। ए ऑप्शन है विद्यालय, बी ऑप्शन है संसार, सी ऑप्शन है राष्ट्र, डी ऑप्शन है विदेश। तो यहाँ पे आपको बताना है कि अशांति सागर के किनारे कौन दिखते हैं। तो यहाँ पे देखिए संसार दिखते हैं, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 26 नंबर प्रश्न की करमवीर कथा किसकी कथा है। ये भी काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि करमवीर कथा किसकी कथा है। ए ऑप्शन है संपन्न की, बी ऑप्शन है दलित की, सी ऑप्शन है निर्धन की, डी ऑप्शन है विकलांग की। तो यहाँ पे आपको बताना है कि करमवीर कथा किसकी कथा है। तो एक दलित की कथा है, इसे आपको याद रखना है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 27 नंबर प्रश्न की वेद कितने प्रकार
प्रकार के होते हैं? काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये भी कि वेद कितने प्रकार के होते हैं? ए ऑप्शन है 4, बी ऑप्शन है 5, सी ऑप्शन है 3, डी ऑप्शन है यहाँ पे 2। तो यहाँ पे आपको बताना है कि वेद कितने प्रकार के होते हैं। तो वेद 4 प्रकार के होते हैं, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आज यहाँ पे दोपहर 1 बजे हम क्या बताए थे? तो सामाजिक विज्ञान के यहाँ पे देखिए 51 सब्जेक्टिव प्रश्न हम आपको बताए हैं। अगर वो आप वीडियो नहीं देखे हैं तो कमेंट बॉक्स में लिंक है, वहां से आप लोग देख लीजिएगा। और ये जो बच्चे 51 प्रश्न याद कर लेते हैं, अच्छी तरीके से पढ़ लेते हैं, तो उनका काफी हेल्प होगा 2021 बोर्ड एग्जाम में सब्जेक्टिव का। तो 51 सब्जेक्टिव प्रश्न हम आपको बताए हैं। अगर आप नहीं देखे हैं तो कमेंट बॉक्स में लिंक रहेगा, ये क्लास खत्म होने के बाद हम डाल देंगे, तो वहां से आप लोग देख लीजिएगा। और इसका पीडीएफ बिल्कुल ही आस्क क्लास पे फ्री दिया जा रहा है, तो इसका पीडीएफ उसमें बताया गया है कि आपको कैसे मिलेगा। तो पीडीएफ वैसे आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 28 नंबर प्रश्न है कि मंदाकिनी वर्णम पाठ किस ग्रंथ से संकलित है? काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि मंदाकिनी वर्णम पाठ किस ग्रंथ से संकलित है? ए ऑप्शन है रामायण से, बी ऑप्शन है महाभारत से, सी ऑप्शन है रघुवंशम से, डी ऑप्शन है विष्णु पुराण से। तो यहाँ पे आपको बताना है कि मंदाकिनी वर्णम पाठ किस ग्रंथ से संकलित है। तो ये रामायण से संकलित है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 29 नंबर प्रश्न है कि मूल शंकर घर छोड़कर किनके पास गए? काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि मूल शंकर घर छोड़कर किनके पास गए? ए ऑप्शन है गिरजानंद के पास, बी ऑप्शन है बिरजानंद के पास, सी ऑप्शन है शिवानंद के पास, डी ऑप्शन है भावानंद के पास। तो यहाँ पे आपको बताना है कि मूल शंकर घर छोड़कर किनके पास गए? तो बिरजानंद के पास गए, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 30 नंबर प्रश्न है कि प्राचीन काल में शिष्यों को क्या कहा जाता है? काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये भी कि प्राचीन काल में शिष्यों को क्या कहा जाता है? ए ऑप्शन है छात्र, बी ऑप्शन है ब्रह्मचारी, सी ऑप्शन है धनुधारी, डी ऑप्शन है अंतेवासी। तो यहाँ पे आपको बताना है कि प्राचीन काल में शिष्यों को क्या कहा जाता था? तो क्या कहा जाता था? ब्रह्मचारी कहा जाता था, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो एक भी प्रश्न आप स्किप मत कीजिएगा। वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 31 नंबर। ये भी प्रश्न बोर्ड परीक्षा में काफी बार पूछा गया है कि कैमुदी महोत्सव किस ऋतु में मनाया जाता था? यहाँ पे आपको बताना है कि कैमुदी महोत्सव किस ऋतु में मनाया जाता था। ए ऑप्शन है बसंत ऋतु में, बी ऑप्शन है वर्षा ऋतु में, सी ऑप्शन है ग्रीष्म ऋतु में, डी ऑप्शन है शरद ऋतु में। ये भी क्वेश्चन बैंक में 3-4 जगह पूछा गया था कि कैमुदी महोत्सव किस ऋतु में मनाया जाता था। तो किस ऋतु में मनाया जाता था? तो ये शरद ऋतु में मनाया जाता था, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 32 नंबर प्रश्न है कि कौन ऐसा धन है जिससे संतुष्टि मिलती है? काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि कौन ऐसा धन है जिससे संतुष्टि मिलती है। ए ऑप्शन है धर्म, बी ऑप्शन है अर्थ, सी ऑप्शन है विद्या, डी ऑप्शन है क्रोध। तो यहाँ पे आपको बताना है कि कौन ऐसा धन है जिससे संतुष्टि मिलता है। तो विद्या ऐसा धर्म है, यानी विद्या ऐसा धन है जिससे संतुष्टि मिलता है। यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 33 नंबर प्रश्न है कि आलसियों के सुख देखकर कौन आलसी बनने की कोशिश की है? काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है 33 नंबर कि आलसियों के सुख देखकर कौन आलसी बनने की कोशिश की है। ए ऑप्शन है मंत्रियों ने, बी ऑप्शन है चोरों ने, सी ऑप्शन है धूर्तों ने, डी ऑप्शन है पहरेदारों ने। तो यहाँ पे आपको बताना है कि आलसियों के सुख देखकर कौन आलसी बनने की कोशिश की है। तो धूर्त लोगों ने आलसी बनने का कोशिश किया, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 34 नंबर प्रश्न है कि कर्ण किसके पक्ष से युद्ध लड़ रहा था? काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये भी कि कर्ण किसके पक्ष से युद्ध लड़ रहा था। ए ऑप्शन है कौरव, बी ऑप्शन है पांडव, सी ऑप्शन है राम, डी ऑप्शन है रावण। तो यहाँ पे आपको बताना है कि कर्ण किसके पक्ष से युद्ध लड़ रहा था। तो कौरव के पक्ष से युद्ध लड़ रहा था, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 35
35 नंबर प्रश्न है कि चरित्र का निर्माण किससे होता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि चरित्र का निर्माण किससे होता है। ए ऑप्शन है संस्कारों से, बी ऑप्शन है बैर भाव से, सी ऑप्शन है अशांति से, डी ऑप्शन है मित्रता से। तो यहाँ पे आपको बताना है कि चरित्र का निर्माण किससे होता है। तो चरित्र का निर्माण किससे होता है, संस्कारों से होता है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 36 नंबर प्रश्न है कि मृत्यु को वश में कौन कर लेते हैं। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये भी कि मृत्यु को वश में कौन कर लेते हैं। ए ऑप्शन है मूर्ख, बी ऑप्शन है अज्ञानी, सी ऑप्शन है विद्वान, डी ऑप्शन है साधक पुरुष। तो यहाँ पे आपको बताना है कि मृत्यु को वश में कौन कर लेते हैं। तो साधक पुरुष कर लेते हैं, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 37 नंबर प्रश्न है कि स्वामी दयानंद के गांव के नाम क्या था। यहाँ पे आपको बताना है कि स्वामी दयानंद के गांव का नाम क्या था। ए ऑप्शन है टंकारा, बी ऑप्शन है संकारा, सी ऑप्शन है भिखनटोला, डी ऑप्शन है कोटा। तो यहाँ पे आपको बताना है कि स्वामी दयानंद के गांव का नाम क्या था। तो टंकारा था, इसे आपको याद रखना है। और टंकारा ग्राम किस राज्य में है, तो ये गुजरात में है, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 38 नंबर प्रश्न है कि बीरेश्वर का स्वभाव कैसा था। यहाँ पे आपको बताना है कि बीरेश्वर का स्वभाव कैसा था। ए ऑप्शन है दानशील और ईमानदार, बी ऑप्शन है कोमल, सी ऑप्शन है कठोर, डी ऑप्शन है निर्दयी। तो यहाँ पे आपको बताना है कि बीरेश्वर का स्वभाव कैसा था। तो बीरेश्वर का स्वभाव दानशील और ईमानदार था। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो एक भी प्रश्न आप स्किप मत कीजिएगा। इस वीडियो में 50 प्रीवियस ईयर ऑब्जेक्टिव प्रश्न हम आपको बता रहे हैं जो बोर्ड एग्जाम 2021 के लिए काफी महत्वपूर्ण है। तो प्लीज इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। और आज दोपहर 1 बजे हम क्या किए थे कि सामाजिक विज्ञान के 51 सब्जेक्टिव प्रश्न हम आपको बताए थे। अगर ये वीडियो आप नहीं देखे हैं तो कॉमेंट बॉक्स में लिंक है, वहां से आप लोग देख लीजिएगा। और इसका पीडीएफ भी आपको वहीं से मिलेगा जहां से हम उस वीडियो में बताएंगे। और ये लिंक आपको कब मिलेगा, जब ये आप क्लास खत्म कर देंगे उसके बाद वो हम लिंक क्या कर देंगे, डाल देंगे। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 39 नंबर प्रश्न है कि मूर्ति पर चढ़कर कौन खा रहा था। यहाँ पे आपको बताना है कि मूर्ति पर चढ़कर कौन खा रहा था। ए ऑप्शन है चूहा, बी ऑप्शन है खरगोश, सी ऑप्शन है चींटी, डी ऑप्शन है पुजारी। तो यहाँ पे आपको बताना है कि मूर्ति पर चढ़कर कौन खा रहा था। तो चूहा खा रहा था, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 41 नंबर प्रश्न है कि दानवीर कौन था। यहाँ पे आपको बताना है कि दानवीर कौन था। ए ऑप्शन है सूर्य, बी ऑप्शन है कर्ण, सी ऑप्शन है इंद्र, डी ऑप्शन है शिव। तो यहाँ पे आपको बताना है कि दानवीर कौन था। तो दानवीर कौन था, कर्ण थे, इसे आपको याद रखना है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 40 नंबर प्रश्न है कि शरीर में सदैव रहने वाले मनुष्यों का महान शत्रु कौन है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि शरीर में सदैव रहने वाले मनुष्यों का महान शत्रु कौन है। ए ऑप्शन है दया, बी ऑप्शन है लोभ, सी ऑप्शन है काम, डी ऑप्शन है आलस। ये भी प्रश्न काफी बार बोर्ड परीक्षा में पूछा गया है कि शरीर में सदैव रहने वाले मनुष्यों का महान शत्रु कौन है। तो आलस है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 42 नंबर प्रश्न है कि चरक संहिता के रचयिता कौन है। यहाँ पे आपको बताना है कि चरक संहिता के रचयिता कौन है। ए ऑप्शन है यहाँ पे जैमिनी, बी ऑप्शन है आर्यभट्ट, सी ऑप्शन है चरक, डी ऑप्शन है बरामिहिर। तो यहाँ पे आपको बताना है कि चरक संहिता के रचयिता कौन है। तो चरक संहिता के रचयिता खुद चरक है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 43 नंबर प्रश्न है कि सरस्वती का कुलगृह कौन सा महानगर था। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि सरस्वती का कुलगृह कौन सा महानगर था। ए ऑप्शन है भागलपुर, बी ऑप्शन है नालंदा, सी ऑप्शन है पाटलिपुत्र, डी ऑप्शन है दरभंगा। तो यहाँ पे आपको बताना है कि सरस्वती का कुलगृह कौन सा महानगर था। तो सरस्वती का कुलगृह पटना महानगर था, इसे आपको याद रखना है, जिसे हम लोग पाटलिपुत्र कहते थे प्राचीन समय में। यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 44 नंबर प्रश्न है कि मंदाकिनी नदी में कौन नाचते हुए प्रतीत होते हैं। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये भी कि मंदाकिनी नदी में कौन नाचते हुए प्रतीत होते हैं। ए ऑप्शन है बंदर,
बी ऑप्शन है वनचर, सी ऑप्शन है पर्वत, डी ऑप्शन है मयूर। तो यहाँ पे आपको बताना है कि मंदाकिनी नदी में कौन नाचते हुए प्रतीत होते हैं, तो पर्वत नाचते हुए प्रतीत होते हैं, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 45 नंबर प्रश्न की आलस कथा में आग लगने पर कितने लोग नहीं भागे। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये कि आलस कथा में आग लगने पर कितने लोग नहीं भागे। ए ऑप्शन है 3 लोग, बी ऑप्शन है 5 लोग, सी ऑप्शन है 4 लोग, डी ऑप्शन है 6 लोग। तो यहाँ पे आपको बताना है कि आलस कथा में आग लगने पर कितने लोग नहीं भागे, तो 4 लोग नहीं भागे, इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 46 नंबर प्रश्न की यज्ञवल्क्य ने अपनी पत्नी को क्या शिक्षा दी। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये कि यज्ञवल्क्य ने अपनी पत्नी को क्या शिक्षा दी। ए ऑप्शन है नीति का, बी ऑप्शन है धर्म का, सी ऑप्शन है अर्थ का, डी ऑप्शन है आत्म तत्व का। तो यहाँ पे आपको बताना है कि यज्ञवल्क्य ने अपनी पत्नी को क्या शिक्षा दी, तो आत्म तत्व का शिक्षा दिया। इसे काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो प्लीज आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 47 नंबर प्रश्न है कि प्राणी के हृदय रूपी गुफा में कौन विद्यमान रहता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि प्राणी के हृदय रूपी गुफा में कौन विद्यमान रहता है। ए ऑप्शन है आत्मा, बी ऑप्शन है शरीर, सी ऑप्शन है देव, डी ऑप्शन है राक्षस। तो यहाँ पे आपको बताना है कि प्राणी के हृदय रूपी गुफा में कौन विद्यमान रहता है, तो आत्मा विद्यमान रहता है, इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 48 नंबर प्रश्न है, यह संसार किसके द्वारा अनुशासित है। यह भी काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि यह संसार किसके द्वारा अनुशासित है। ए ऑप्शन है मनुष्य के द्वारा, बी ऑप्शन है वीरों के द्वारा, सी ऑप्शन है परमात्माओं के द्वारा, डी ऑप्शन है दानवों के द्वारा। तो यहाँ पे आपको बताना है कि यह संसार किसके द्वारा अनुशासित है, तो परमात्मा के द्वारा अनुशासित है, इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 49 नंबर प्रश्न है कि गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहां हुआ था। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, यहाँ पे आपको बताना है कि गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहां हुआ था। ए ऑप्शन है पंजाब में, बी ऑप्शन है हरियाणा में, सी ऑप्शन है पटना में, डी ऑप्शन है गुजरात में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहां हुआ था, तो गुरु गोविंद सिंह का जन्म पटना में हुआ था, इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 50 नंबर प्रश्न है कि किसके शासन काल में पाटलिपुत्र का अधिक समृद्धि हुई। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि किसके शासन काल में पाटलिपुत्र का अधिक समृद्धि हुई। ए ऑप्शन है चंद्रगुप्त मौर्य के काल में, बी ऑप्शन है अशोक के काल में, सी ऑप्शन है बुद्ध के काल में, डी ऑप्शन है मुगल वंश के काल में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि किसके शासन काल में पाटलिपुत्र का अधिक समृद्धि हुआ, तो चंद्रगुप्त मौर्य के काल में हुआ, इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आगे देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पे आप लोग 50 प्रीवियस ईयर ऑब्जेक्टिव प्रश्न देख चुके हैं जो बोर्ड एग्जाम 2021 के लिए काफी महत्वपूर्ण है। एक बार आप लोग यहाँ पे क्लास देख लीजिए, क्लास देखिए, यहाँ पे 2 टाइम प्रीवियस ईयर ऑब्जेक्टिव प्रश्न कर दिया गया है, क्योंकि प्रीवियस ईयर ऑब्जेक्टिव प्रश्न से इस साल पूछे जाने के बहुत ही ज्यादा संभावना है। तो एक होता है रोज सुबह 5:30 बजे और एक होता है यहाँ पे शाम में 6 बजे। तो आप लोग अभी 6 बजे वाला क्लास देख रहे हैं, और एक सुबह में भी होता है यहाँ पे प्रीवियस ईयर क्लास। तो सुबह में आप लोग 5:30 बजे जरूर उठिए, वहां पे भी बच्चे काफी उठ के सुबह में पढ़ाई करते हैं, तो आप लोग भी उठिए और आप लोग भी क्या कीजिए, अपना पढ़ाई कीजिए। और सब्जेक्टिव कब होता है, तो यहाँ पे देखिए सब्जेक्टिव यहाँ पे दिन में 1 बजे होता है, जिसमें हम काफी बच्चों के हेल्प कर रहे हैं और बच्चे भी हमारे हेल्प कर रहे हैं। तो पीडीएफ भी फ्री में दिया जा रहा है, 1 भी रुपया नहीं लिया जा रहा है। अगले मतलब विज्ञान का हम यहाँ पे 51 सब्जेक्टिव प्रश्न का पीडीएफ दे चुके हैं, और फिर यहाँ पे देखिए सामाजिक विज्ञान के भी 51 पीडीएफ आज हम भेजेंगे। तो आप लोगों को क्या करना है, अगर आप सामाजिक विज्ञान वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो कमेंट बॉक्स में लिंक है, उसे देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा कि पीडीएफ कहां से मिलेगा आपको। और गेस क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, गेस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कब चलता है, तो रोज रात 8 बजे चलता है। तो 8 बजे वाली भी क्लास आपको करना बहुत ही जरूरी है। अगर ये 4 क्लास आप कर लेते हैं तो बोर्ड एग्जाम 2021 में आपको काफी अच्छा नंबर आएगा, ये हमारा गारंटी है। तो ये 4 क्लास आप मात्र, अब बहुत ही कम समय बचा है, तो मात्र आपके पास अब कितना दिन है, मान
लीजिए यहाँ पे कितना दिन है, 14-15 दिन आपके पास है, तो 14-15 दिन मात्र ये क्लास कर लीजिए। उसके बाद आपका एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा, ये हमारा गारंटी। और जितना भी हम आपको सब्जेक्टिव प्रश्न भेज रहे हैं इसका तैयारी आप लोग अच्छे तरीके से कर लीजिए, सब लड़ेगा। यहाँ पे देखिए होमवर्क प्रश्न है कि मंगलम पाठ कहां से संकलित है। यहाँ पे आपको बताना है कि मंगलम पाठ कहां से संकलित है। ए ऑप्शन है वेद से, बी ऑप्शन है पुराण से, सी ऑप्शन है उपनिषद से, डी ऑप्शन है वेदांग से। तो यहाँ पे आपको बताना है कि मंगलम पाठ कहां से संकलित है, ये आपको कमेंट बॉक्स में करके हमें बताना है। और 8 बजे आप लोग जरूर जुड़िए गेस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए। 8 बजे वहां पे गेस ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपको बताया जाता है और वैसा प्रश्न बताया जाता है जो बोर्ड में आने के 100% संभावना होते हैं, तो वैसे वैसे उसमें प्रश्न बताया जाता है। और प्रत्येक विषय से 500 यहाँ पे गेस सब्जेक्टिव प्रश्न बताया जा रहा है, तो आप लोग जरूर जुड़िए और उस क्लास का लाभ आप लोग जरूर उठाइए। और यहाँ पे वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को ऑल पे जरूर दबा लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ाई कीजिए। टेक केयर एंड बाय।